देखा, मैंने कहा था रीटा। मैंने आपसे कहा था ना, रीटा को जरूर कुछ हुआ है। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया गया। मौत किस वक्त हुई है? 20 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच, जिस वक्त वो घर से गायब हुई थी सर। एक ही आदमी है जिसके पास खून करने की वजह है, और वो घटनास्थल के पास में था। रत्नाकर को तुरंत गिरफ्तार करो। यस सर। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैंने रीटा को खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हो सकता है ये खून विनोद ने किया हो। मगर रीटा का खून तो रात करीब 12 से 1 के बीच में हुआ था, और उस वक्त विनोद आपके स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था। फिर ये हो सकता है कि कोई और हो, यानी कि कोई तीसरा। तीसरा कौन? हो सकता है ये खून विनोद ने कोई तीसरे आदमी से करवाया हो। आप एक बात बताइए, आप इस स्कार्फ के बारे में कुछ जानते हैं? ये स्कार्फ MFC। कौन है ये MFC? क्या तुम उसे जानते हो? MFC कोई आदमी नहीं, एक कंपनी है। कंपनी? क्या तुम जानते हो ये कंपनी कहाँ है? MFC यानी कि मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम्स। ये तो टीवी सीरियल और फिल्म में कपड़े भाड़े पे देते हैं। हवलदार, मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम के मैनेजर को लेके आओ। जी हाँ, मैं हूँ मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम का मैनेजर। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये स्कार्फ आपकी कंपनी का है? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का ही है। अपने हर कपड़े पर ऐसा निशान लगाते हैं ताकि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने कपड़ों की पहचान आसानी से कर पाए। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में 20 तारीख की रात को मिला है। ये वहां कैसे पहुंचा? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये वहाँ कैसे पहुंचा, पर 18 तारीख को एक टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए स्कार्फ हमने भेजा था। वहाँ से वापस आया ही, शायद उनसे खो गया था। हमने फाइन भी किया था उन पर 100 रुपये, और ये 100 रुपये हमने उनके प्रोडक्शन मैनेजर से लिए थे। उसका नाम है उल्लास। जी हाँ, मैं ही उल्लास हूँ। क्या आप इस स्कार्फ को पहचानते हैं? अरे पहचानता, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये स्कार्फ हमारी पिछली शूटिंग में इस्तेमाल किया गया और फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। इस स्कार्फ के खो जाने की वजह से मुझे मोहनलाल ड्रेस वाले को 100 रुपये देने पड़े, और तो और कंटिन्यूटी में भी बड़ी परेशानी आई। हाँ, 1 मिनट। आशा, 1 मिनट। क्या बात है उल्लास भाई? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। हेलो। आशा, तुम्हें याद है पिछली शूटिंग में ये स्कार्फ तुम्हारे पास था ना, और फिर अचानक गायब हो गया था? अरे हाँ, ये तो वही स्कार्फ है। लेकिन ये आपको कैसे मिला? उल्लास भाई, हाँ, वहाँ पर प्रॉपर्टीज चाहिए। अच्छा साहब, आप दोनों बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। जी आशा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में मिला है। टैक्सी में? लेकिन मैं तो टैक्सी में जाती नहीं हूँ। जब से ये सीरियल शुरू हुआ है, मैंने अपनी कार खरीद ली है। अब उसी से आना जाना होता है। स्कार्फ टैक्सी में कैसे आया? हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन वाला इसे अपने साथ ले गया हो और फिर वहीं टैक्सी में भूल गया हो। आप किसी रत्नाकर, रीटा या किसी एडिटर विनोद को जानती हैं? विनोद? इनके बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं सुना। हाँ, लेकिन रत्नाकर, कहीं आप वो प्रोड्यूसर रत्नाकर की बात तो नहीं कर रहे, जिनका अपना स्टूडियो भी है? जी हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, जानती तो हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं। 1-2 बार काम के सिलसिले में बात हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोल ऑफर नहीं किया। इसका मतलब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये स्कार्फ टैक्सी में कैसे पहुंचा? क्या मालूम? लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रीटा नाम की एक औरत का खून हुआ है, और उसी खून के सिलसिले में मैं आपसे पूछताछ करने आया हूँ। उनका सिलसिला? जी हाँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुलिस आज सेट पे इंक्वायरी करने आई थी। विनोद, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम तो कह रहे थे कि मुझे रोल दिलवाने के बदले में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर दूं, मगर तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं, मगर पुलिस कह रही थी कि रीटा का खून हो गया है।
सच है? मगर ये हुआ कैसे? देखो विनोद, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सब बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ। 6 महीने पहले की बात है। एक दिन एडिटिंग करते करते मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो मैं घर जल्दी लौट आया। घर पहुंचने पर देखता हूं कि रत्नाकर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। रत्नाकर की गाड़ी और मेरे घर के बाहर। घर में तो सिर्फ रीटा है। इसका मतलब नहीं। इसका मतलब रीटा और रत्नाकर का अफेयर था? हाँ, और उस दिन से मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता था। मैं कई दिनों तक सोचता रहा। फिर आखिर में एक बढ़िया सा प्लान आया मेरे दिमाग में। आखिर मैं एक क्राइम सीरियल का एडिटर हूं। सीरियल एडिट करते करते मेरा दिमाग भी एक क्रिमिनल जैसा हो गया है। तुमने किया क्या? एक दिन तुम रोल मांगने के लिए रत्नाकर के स्टूडियो में आई थी। मैंने तुम्हें वहां देखा। तुम्हारी हाइट, दिल डॉल वगैरह एकदम मेरी पत्नी जैसा है। सिर्फ बालों का प्रॉब्लम था, वो मैंने सोचा कि समझ लेंगे। मगर तुम्हें इस काम के लिए पटाया कैसे जाए, ये सोचकर पहले मैंने मोहब्बत सीरियल के प्रोडक्शन मैनेजर उल्लास दादा से बोलकर तुम्हें एक अच्छा सा रोल दिलवाया। ओह माय गॉड! इसका मतलब तुमने मुझे वो रोल इसलिए दिलवाया था? अब मैं समझी कि कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए। अब मैं समझी कि कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए थे। मुझे वो तारीख भी याद है, 18 तारीख थी। देखो आशा, मैंने तुम्हें ये रोल दिलवाया है। अब तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना होगा। रोल दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और रत्नाकर के साथ। उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या कर सकती हूँ आपके लिए? एक्टिंग, जो तुम करती हो। किसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी? मेरी बेबी की। हाँ, तुम्हारी पत्नी की एक्टिंग। तुमने मुझे दूसरे दिन अपने घर बुलाया था। तुम्हारे कहने पे मैंने रीटा के कपड़े पहने, मिस्टर रत्नाकर को फोन किया और रोते रोते टैक्सी पकड़ के मरीना लेक चली गई। और मैंने तुम्हें कहा कि वो सूटकेस को पानी में फेंक दो और वहां से चली जाओ। उसके बाद और क्या? मैंने रीटा को मार दिया। मार दिया? हाँ। तुमने उसे मार दिया? Oh my God! मार दिया मैंने रीटा, क्योंकि मैं चाहता था कि पोस्टमार्टम से पुलिस को यह पता चले कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई है। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने मरीना लेक पहुंचा, लेकिन रीटा तो 5 बजे ही मर चुकी थी। इसलिए मैंने उसकी लाश को इस डीप फ्रीजर में डाला। डीप फ्रीजर में? एक बार लाश डीप फ्रीजर में डाल दो तो वो सड़ती नहीं। डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस वक्त।
आशा का इंतजार करना है। और मैं शाम को पहुंच गई तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। मगर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक कर क्यों रहे हैं? बस एक छोटा सा मजाक है, नथिंग सीरियस। मगर कुछ नहीं। देखो, तुम एक एक्ट्रेस हो, बस अपना काम करती जाओ। इसे भी एक एक्टिंग असाइनमेंट ही समझ लो। ओके। वैसे तुम एक्टिंग का कितना लेती हो? मैं पर डे 2000 लेती हूँ। 2000? बस 2000 तो फिर 2000। क्या कर रहे हैं आप? आई डिडंट मीन दिस विनोद, आपसे नहीं। आई मीन प्लीज। जो भी है रख लो। अरे बस रोना मत भूलना। अच्छा, अब मैं एडिटिंग के लिए जा रहा हूँ। जो काम करने के लिए कहा था बिल्कुल मत भूलना। ओके, ठीक है। पता नहीं अपनी पत्नी के साथ एक कैसा मजाक करने वाला है। गॉड नोस। आइसक्रीम। It's good. इसको बंद तो कर दूं मैं। लाश के ऊपर मैंने श्रीखंड और आइसक्रीम रख दी थी। लेकिन मुझे तो लाश दिखी ही नहीं। हाँ, बाकी सब एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। जाते समय मैंने फ्रीजर बंद कर दिया, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। 12 बजे के आसपास फ्रीजर गर्म हो गया, लाश सड़नी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे जब मैं घर लौटा तब मैंने लाश को उठाकर कार में डाला और जाकर मरीना लेक में फेंक दिया। प्लान कंप्लीट। डॉक्टर कहते हैं कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने वाला था। इसका मतलब रत्नाकर ने रीटा को मारा ना? मुझे नहीं पता था कि मैं खून में हाथ बटा रही हूँ। हाँ, बस तुमने 2 गलतियां की। एक, तुमने वो स्कार्फ टैक्सी में छोड़ दिया। और दूसरी, बिना किसी बताए तुम यहाँ चली आई। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम गायब हो गई हो। मतलब कि मैं तुम्हारा भी खून करने वाला हूं। आपके जाने के 10 मिनट के बाद ही आशा गायब हो गई। फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी वजह से पूरी शूटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन आशा गायब क्यों हो गई, वो भी बिना बताए? ये सब आपकी पूछताछ की वजह से हुआ। आखिर उससे आपने क्या कहा था? मैं खून के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या वो रत्नाकर या वीडियो एडिटर विनोद या उसकी पत्नी रीटा को जानती है। मगर उसने कहा कि मैं सिर्फ रत्नाकर को जानती हूँ, विनोद या रीटा का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। क्या कहा उसने? वो विनोद को नहीं जानती? हाँ। अरे विनोद की वजह से ही तो उसे मेरी सीरियल में काम मिला था। अच्छा जी, विनोद की और हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसने मुझसे कहा कैसे भी करके उल्लास भाई आशा को आपकी सीरियल में काम दे दो। पहले तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर में ये चक्कर क्या है, लेकिन साहब आखिर वो हमारा दोस्त है, उसकी बात माननी पड़ी और मैंने आशा को अपनी सीरियल में काम दे दिया। लेकिन आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती थी सर।
अगर आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, हमें इसी वक्त विनोद के घर जाना चाहिए। 10:15 बज रहे हैं। वो मेरा पड़ोसी धर्म 11 बजे तक घूमता रहता है। उसके बाद ही मैं इस लाश को ठिकाने लगा सकूंगा। तब तक ये यही ठीक है। मिस्टर विनोद, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी? सर, लेकिन सर, देखिए, आप ऐसे क्या चाहिए आपको? क्या ढूंढ रहे हैं आप इंस्पेक्टर? विनोद साहब, आशा नाम की एक एक्ट्रेस आज दोपहर से गायब है। क्या आप उसे जानते हैं? आशा, अरे हाँ, उसे तो मैंने रोल दिलवाया था अपने दोस्त उल्लास से कहकर। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप विनोद को जानती हैं, तो उसने कहा ना। उसने झूठ क्यों बोला? और उसके बाद वो शूटिंग छोड़कर न जाने कहां चली गई। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? सर मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना। अरे उसे तो इस घर का पता भी नहीं मालूम। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? मुझे तो लगा वो यहां जरूर मिलेगी। मगर वो यहां नहीं आई है सर। ये आवाज कैसी थी? लगता है यहां से आई है। लगता है फ्रीजर खराब हो गया है सर। खराब? लगता तो है। आवाज कुछ ठीक नहीं है। मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मशीन को कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। लगता है आपने कुछ ज्यादा सामान भर दिया। खैर, जल्दी से ठीक करा लो, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ आर यू ओके सर? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उस दिन भी जब मैं इस घर में आया था, तब भी यहाँ पर पानी फैला हुआ था। मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आपको क्या चाहिए? हट जाओ। हाँ? आपने बाहर कचरे के डब्बे में बहुत सारी आइसक्रीम और खाने का सामान फेंका है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीजर खराब हो गया इसलिए। मुझे चाबी दो, मैं देखता हूँ, मैं ठीक कर लूंगा। चाबी मिल रही है मुझे। चाबी मिल नहीं रही। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मैं बचने ही वाला था। मैं बचने ही वाला था। देख रहे हैं, आशा अपने आप बता रही कि उसका मुजरिम कौन है। आ
आहट के अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी टीम में चुने जाने के लिए क्या क्या नहीं करता। उसे डर है कि उसके बजाय दूसरे खिलाड़ी को चुन लिया जाएगा। वो अपना भविष्य बदलने के लिए एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो कि खतरनाक काला जादू वूडू जानता है, मगर वूडू का नाम सुनकर ही वो आदमी कांप उठता है और उस खिलाड़ी को बताता है कि वूडू कितना भयंकर जादू है, मगर बाद में जादू चल ही जाता है और दूसरे खिलाड़ी पर भयानक परिणाम होते हैं। देखिए आहट का अगला जादू, 12वां खिलाड़ी, द 12th मैन। आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियां हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO, मुंबई 400001, इंडिया, TVC।